विश्व गुरु के 10 स्तंभों में हमने अभी तक 3 स्तंभों की बात कर ली है। पहली है नागरिक स्वतंत्रता, दूसरा नागरिकों का अनुशासन, तीसरी बात करी थी शासन और प्रशासन की गुणवत्ता। आज हम बात कर रहे हैं चौथा स्तंभ है न्याय व्यवस्था और उसका तंत्र। अब हम शुरू करते हैं। न्याय क्यों सबसे निर्णायक स्तंभ है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी भी देश की न्याय की व्यवस्था ही। सोचिए, अगर किसी देश में कानून तो हो लेकिन न्याय ना मिले तो क्या होगा? शक्तिशाली और शक्तिशाली होगा, कमजोर और कमजोर होगा, और धीरे धीरे पूरा समाज टूटने लगेगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ऐसे देश में कोई अपना निवेश करेगा? यहां न्याय ही नहीं मिलता। अब मैं बात करता हूं न्याय का अर्थ क्या है। न्याय का अर्थ सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि सही और गलत का संतुलन, हर व्यक्ति को समान अधिकार, समय पर निर्णय, सबसे बड़ी बात है समय पर निर्णय मिल जाए। याद रखिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता, वास्तव में वो तो अन्याय है। अब हम बात करेंगे कि दुनिया में जो देश आगे हैं उनकी एक समानता है कि वहाँ न्याय व्यवस्था मजबूत है। क्या वास्तव में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ न्याय तंत्र मजबूत है? क्या न्याय बहुत सरल है? क्या न्यायालयों पर वजन बहुत कम है? इस बारे में आपको विचार करना होगा। अब हम बात करते हैं किसी भी देश की प्रगति उसकी न्याय व्यवस्था की गुणवत्ता से तय होती है। हम न्याय तो दे रहे हैं लेकिन बहुत टाइम बाद दे रहे हैं, 10-10 साल 20 साल बाद। क्या जब तक वो उस आदमी न्याय के लिए रुका रहेगा? इस बात को हमें देखना होगा। अब हम अगली चर्चा इसी पे दूसरा पार्ट लेते हैं। न्याय व्यवस्था का पूरा ढांचा, सिस्टम ब्रेकडाउन क्या है? हमने पिछली वीडियो में हमने समझा कि न्याय क्यों जरूरी है। आज हम समझते हैं न्याय व्यवस्था का पूरा तंत्र। न्याय व्यवस्था एक ही संस्था नहीं है, यह एक पूरा नेटवर्क है। जैसे आपने देखा होगा जुडिशरी सिस्टम है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर उसके बाद लोअर कोर्ट है। अब इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जो IAS लॉबी होती है, उसके अंदर DM, SDM विभागीय अधिकारी। फिर अब एक तरफ तो ये चैनल चली गई, फिर दूसरी तरफ चली गई स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स होती है, DRT हो गई, या फिर हमारे NCLT हो गई। फिर इसके साथ साथ हमारे पास में कंज्यूमर फॉर्म हो गए, फिर ह्यूमन राइट्स के हो गए, एक बार रेरा हो गया। ऐसी अनेक अथॉरिटीज हैं, फिर भी इन सब पर इतना अधिक बोझ क्यों है? इसके साथ साथ एक और तरह का सिस्टम है, लोकल सिस्टम है, जिसे कहते हैं न्याय पंचायत, लोक अदालत। अब इन सब के बावजूद समस्या कहाँ है? ये पूरा सिस्टम क्या आपस में जुड़ा हुआ है या जुड़ा हुआ नहीं है? हर कोई अपने अपने स्तर पर काम कर रहा है। अब रिजल्ट देख लो इसका परिणाम क्या है कि इस ऊपर जाते जाते भारी होते जाते हैं, फाइलें और मोटी होती चली जाती, कोर्ट पर बोझ उड़ता जाता है, फाइलों की स्कैनिंग होती जा रही है, काम बढ़ता जा रहा है, लोगों के अंदर बेरोजगारी है तो बेरोजगारों को भी काम मिलता जा रहा है। हमारी सोच क्या हुई कि हमने लोगों को इसको रोजगार का धंधा बना दिया। भाई, सिस्टम किसके हिसाब से चल रहा है? सिस्टम चल रहा है वकीलों के हिसाब से। वकील कोर्ट भरे पड़े हुए हैं। पार्ट 3, असली समस्या, हमारा सिस्टम क्यों फेल हो जाता है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, समस्या है कहाँ? हर विवाद कोर्ट में जा रहा है, छोटे छोटे मामले भी। सेल्फ रेगुलेशन का अभाव है, लोग खुद समाधान नहीं चाहते। तो वह कोर्ट में डाल दिया, उन्हें मालूम है कोर्ट में आसानी से न्याय मिलता नहीं है, चलता रहेगा, क्योंकि उनको
उसको डिले करने में मजा आ रहा है। डिले करने से भी उनका मकसद हल हो रहा है। सिस्टम में देरी सालों तक केस चलते हैं। हमने न्याय को पूरी तरह सरकार पर छोड़ दिया, प्रशासनिक अधिकारियों पर, इनके ऊपर छोड़ दिया। हम समाधान की बात करते हैं। मेरा एक मॉडल है सेक्शन 8 कंपनी आधारित सेल्फ रेगुलेटेड जस्टिस सपोर्ट सिस्टम। अब हम बात करते हैं, बहुत सारी संस्थानें हैं, बहुत सारी तरह के बिजनेस सेक्टर्स हैं, जैसे रियल एस्टेट है, बैंकिंग है, एमएसएमई है। भाई इनके सदस्य कौन होंगे? उसी से सेक्टर के लोग होंगे। मतलब आप देखो मैं कहाँ ले जा रहा हूँ कि जितनी भी जो बॉडीज बनी हैं, इनके मेंबर, हमारा मेन मंत्र है कि जो हमारी आईएएस लॉबी है, प्रशासनिक लॉबी है, उनके ऊपर बोझ कम से कम करना। अधिक से अधिक बोझ हम जन सहभागिता पे ले जाना चाहते हैं। अब जन सहभागिता पे ले आएगी तो पक्षपात आएगा, पक्षपात तो इनके ऊपर भी आता है, तो रिश्वत चालू हो जाती है। हम ऐसा सिस्टम जनरेट करेंगे जो पारदर्शी हो। दूसरा, अब जो भी सेक्शन 8 कंपनी होती है, जब उनके अंदर रोटेशन के सिस्टम की बात करेंगे, फिर पारदर्शिता की बात करेंगे। जब रोटेशन होता है तो स्थायित्व तो कमजोर होता है, तो हम स्थायित्व की भी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं क्योंकि इसके सदस्य कौन होंगे? उसी सेक्टर के लोग होंगे। काम क्या होगा? विवाद सुलझाना। भाई एक ही तरह की कंपनियां हैं, एक ही तरह की वर्किंग है, तो उनके हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएं, उनकी वर्किंग के प्रोसीजर बनाएंगे, उनके मॉड्यूल्स बनाएंगे, डिटेल्स, क्योंकि वो उन्हीं के सब्जेक्ट हैं, उन्हीं के लिए वो एक्सपर्ट्स हैं। उन्हें वहाँ के हर बारीकियां मालूम है। अनुशासन उन्हीं को द्वारा लागू करा जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ कि जितने छोटे मोटे विवाद हैं वो कोर्ट में जा नहीं पाएंगे। अच्छा, जो आपसी सुलह से जो विवाद निपटते हैं उनमें कोई अपील नहीं होती, वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होते हैं, क्योंकि आपको आपसी जनता का जो प्रेशर होता है, जो समूह का प्रेशर होता है, स्थानीय लोगों का प्रेशर होता है, वो बहुत कुछ हद तक। और दूसरा, पहले के जमाने में लोग बाग उतने सक्षम नहीं होते थे, आज वो सक्षम है, आज वो बुनियादी चीजों से ऊपर उठ गए। तो हमें उनको, उनकी योग्यता को साथ में लेना होगा। तो हमने ये कोशिश करी कि कोर्ट का 70% बोझ हमने कम कर दिया। अब आप देखेंगे इतनी सारी कोर्ट बनी है, इसमें इतनी सारी तनख्वाह जा रही है, इतने लोग काम कर रहे हैं, वो वीआईपी कल्चर से चल रहे हैं, कोर्ट खाली हो जाएंगी। आपको ध्यान होगा कि पहले बैंकों के अंदर इस समय जब तक हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया तो बहुत भरकम भीड़ लगती थी, लोग बहुत परेशान होते थे। आज हालत क्या है? बैंकों में कोई जाता ही नहीं। हमको अपनी टेक्नोलॉजी को उठाना है। मेरा ये सिस्टम डिजाइन कैसे करें? इसका ठीक मॉडल है रोटेशन प्लस डिजिटल गवर्नेंस। इस मॉडल की सबसे ताकतवर डिजाइन है कि रोटेशन सिस्टम है। हर माह, मैं तो कहता हूं हर माह, 1 माह, 2 माह, 3 माह में, हर माह 10% सदस्य बदलते रहे। और दूसरी बार वो बनेगा नहीं। जैसे मान के लो 100 सदस्यों का बोर्ड है तो 10-10 करके 10 महीने के अंदर बदल जाएंगे। लेकिन ये रोटेशन इतना फास्ट है क्योंकि केसेस भी तो बहुत होते हैं, और जब रोटेशन इतना होएगा तो आप देखेंगे स्थायित्व को मेंटेन करने के लिए हमने फिर कोऑर्डिनेटर की एक सिस्टम बनाया है। 1 साल के लिए कोई स्थायी कोऑर्डिनेटर जो प्रोफेशनल्स है, इस लाइन का विशेषज्ञ है, उनको बनाया जाए। जरूरी नहीं कि सरकार के द्वारा हो, कोई वॉलंटियर हो, कोई रिटायर्ड आदमी हो, कुछ हो, उनको भी हम ले सकते हैं। अब वो इस उम्र में जहां उसकी 60-70 साल की उम्र है और संपन्न है, अच्छा खासा कर रहा है, तो वो 1 साल के लिए बनना है, उसको जवाबदेही निश्चित है, समाज में वापस आना है। तो ऐसे लोगों को हमको निर्णय कि वो सामान्य व्यक्ति हो, ऐसा ना हो कि अहंकार से पीड़ित हो या अपने किसी पुरानी पोस्टों से चिपका हुआ हो। तो हमको ऐसे लोगों को वॉलंटियर भी ले सकते हैं, इनकी बात ज़्यादा तनख्वाह की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, वो उधर से थोड़ा सा दूर हो, उस सिस्टम से निकल का हुआ एक कोऑर्डिनेटिंग का काम करो, साथ में उसको डिजिटल गवर्नेंस से जोड़ दिया जाए। अब ये सबका सिस्टम कौन संभालेगा? पूरा सिस्टम संभालेगा ई डिजिटल माध्यम से। हमने इसके साथ बात करी है डिजिटल प्लेटफॉर्म की, ऑनलाइन केस फाइलिंग की, ऑटो एलोकेशन की, ट्रैकिंग सिस्टम की, केस एलोकेशन की बात करी। सिस्टम करेगा, व्यक्ति नहीं करेगा। अब इसके लाभ क्या होंगे? भ्रष्टाचार कम होगा, पारदर्शिता अधिक होगी,
और गति तेज होगी। अब मैं एक बात करता हूं कि कोई भी सिस्टम के अंदर जैसे लैब टेस्टिंग हो सकती है, एसओपी बन सकती है, उनके स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन सकते हैं, उनकी चेकिंग हो सकती है, उनकी अवेयरनेस प्रोग्राम हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं जो उन्हीं के ऊपर ही हैं। और यदि मान के चलो कोई आदमी मेंबर कोई गलत काम कर रहा है तो हमारे पास उनको ऑल ऑफ ए सडन विजिट करने का भी अधिकार होगा। तो हम ये सब अधिकार उनको दे दें तो आप देखेंगे प्रशासनिक अधिकारियों के पास काम ही नहीं रहेगा, सिर्फ उनके पास में डाटा मेंटेन करना है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाना है, तो रिश्वतखोरी अपने आप खत्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, ये अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत का भविष्य क्या हो सकता है। एक ऐसा देश जहां कोड पर बोझ कम हो, हम तो कहेंगे बोझ होएगा ही नहीं, समाज खुद अनुशासित हो जाएगा, न्याय तेज और सस्ता हो जाएगा। हमारा दृष्टिकोण है, हमारा विजन है, न्याय केवल अदालतों से नहीं बल्कि समाज के अनुशासन से आए। अगर यह मॉडल लागू हुआ तो भारत विश्व को नया न्याय मॉडल दे सकता है। धन्यवाद मित्रों, यही है चौथा स्तंभ, न्याय व्यवस्था। जय हिंद, जय आम आदमी, जय जनमानस।